तो हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम IBBF के जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कराने वाले हैं, और भी एक ही वीडियोस में। ठीक है, यदि आपने हमारे पुराने IBBF वीडियोस को नहीं देखे हैं, IBBF के बारे में क्या है या फिर कुछ MCQ क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, तो हमारे वीडियोज़ में हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख के IBBF के बारे में जान सकते हैं और उसके एग्ज़ाम्स के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम टोटली 150 क्वेश्चंस कराएंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन एक ही वीडियोज़ में पूरी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है IBBF का, देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चंस होंगे ये हिंदी टू इंग्लिश में होंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अभी फिलहाल इंग्लिश में बता रहा हूँ, वीडियो जितने ये क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी हिंदी वाले भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी इसमें जो वॉइस होने वाली हो हिंदी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शंस मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप ऑप्शंस रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ। और जितने भी ग्रीन कलर के आपको दिखाई देंगे उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने भी कलर ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे, तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होने वाला है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक आर द प्रमोटेड बाय रिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो रूरल बैंक को कौन प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है C। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ रेस पर कस्टमर। ठीक है, पेमेंट बैंक कितना मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, B इज द राइट आंसर। ठीक, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कैन पेमेंट बैंक लेंड टू द कस्टमर। ठीक है, मतलब पेमेंट जो बैंक होते हैं वो कस्टमर को किस चीज़ के लिए लैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है B, नो दे कैन नॉट। तो दोस्तों, इस वीडियोस में आपको जितने क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वही IBBF के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना है, बस एक बार आपके दिमाग पे आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नो दे कैन नॉट। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, रिच ऑफ फॉलोइंग्स आर द टर्म डिपॉजिट। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म डिपॉजिट्स है। ठीक है, रिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टर्म डिपॉजिट, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट क्या होगा आपका, टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज B। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, मतलब बैंक के अंदर जो आप मेनली कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, बैंक के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट के बाद टर्म डिपॉजिट भी आपके दो टाइप के होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो ये पूछ रहा है कि भाई छठवां क्वेश्चन में व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कितने टाइप के मेन डिपॉजिट होते हैं। तो इसमें 2 डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। दोस्तों, आपको जितने भी ऑप्शन है उनको भी पढ़ते जाना है ताकि उनसे आपको कुछ कुछ नॉलेज मिलता जाए। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ठीक क्वेश्चन से आएंगे एग्जाम में आपको, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो छठवां का फर्स्ट आंसर होगा A वाला। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ डिपॉजिट, ये पूछ रहा है कितने प्रकार के टाइप होते हैं डिपॉजिट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लास्टवां आंसर है आपका D। ठीक है, लास्टवां आंसर है D, सेविंग डिपॉजिट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, रिकरेंस डिपॉजिट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है। दोस्तों, मैं ऑप्शंस लोग को पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी चली जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप ऑप्शंस लोग को भी देखते चलें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सातवां का D। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, हु रेगुलेट द इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक को कौन रेगुलेट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा D होगा, RBI। ठीक है, RBI जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब बैंकों का बैंक होता है और सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस देता है, उनके RBI के हिसाब से सभी बैंक को चलना होता है, RBI के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सभी बैंक को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज D, RBI। ठीक है, इसके बाद IDBI इज ए
आईडीबीआई पूछ रहा है आईडीबीआई कैसा बैंक है, ठीक है। तो आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है, ए इज द राइट आंसर। आईडीबीआई इज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। आईडीबीआई को 2019 के बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राइवेट बैंक होगा, ठीक है। इसका एनपीएस वगैरह कुछ बढ़ा था, इसके कारण इसका जो बैंकिंग का जो आरबीआई ने इसको प्राइवेटाइजेशन घोषित किया था एनपीए बढ़ने के कारण, ठीक है। तो जो आईडीबीआई है वो प्राइवेट बैंक है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ए बैंक्स आर, ठीक है। तो बैंक्स का जो फंक्शंस होता है, प्रिंसिपल फंक्शन जो होता है, मेनली फंक्शंस होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, नॉन फंड बिजनेस एंड रिमिटेंस सर्विस। तो ये सब कुछ होता है बैंक के अंदर, ये फंक्शन सभी कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 10वां का हो जाएगा आपका, 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट ए डैश बट ए फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लग्जरियस एंड नेसेसिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। 11वां का राइट आंसर होगा ए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है द फाइनेंशियल नीड ऑफ द पुअर पीपल्स आर डैश एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होने वाला है 12वां का वो होगा वेरिड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। राइट आंसर इज ए, ठीक है। जितने भी हरे आपको दिखाई दे रहे हैं और वो रियल आंसर हैं, ठीक है, वही राइट आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है रिच मॉडल आर द इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल लिविंग इन द अनबैंक्ड एंड अनबैंक्ड एरियाज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी सी, जो बैंक बीसी होता है वो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब प्रोवाइड्स कराता है जो बैंक्स की फैसिलिटीज़ को गांव के अंदर, ठीक है, बीसी होगा, ठीक। तो राइट आंसर इज बीसी। 14वां क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, मतलब रिजर्व बैंक इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1935, ठीक है, 1935 में, ठीक। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है रिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, रिच ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी बैंकों को रेगुलेट करता है सेंट्रल जो है हमारा बैंकों का बैंक का जो सेंट्रल है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंकों को रिजर्व ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन को मानना होता है, ठीक है। उनके टर्म एंड कंडीशन को हर सभी बैंक को मानना पड़ेगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के। तो राइट आंसर इज बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज ए एनपीए, ठीक है। व्हाट इज ए एनपीए। तो एनपीए जो होता है बैंक की टोटली लेखा जोखा, आप बोल सकते हैं एनपीए को कि बैंक घाटे पे चल रही है, प्रॉफिट पे चल रही है, उसके एनपीए पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसका 16वां का राइट आंसर होगा ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक, ठीक है। जो बैंक का मेजर सोर्स क्या होता है, मतलब वो कहाँ कहाँ से पैसा फाइंड करती है, पता मतलब पैसा ले उसको कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बी, ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ लोन। यदि किसी को बैंक लोन देगी तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, इतने परसेंट पे इतना प्रॉफिट मिलेगा उसको, ठीक है। सिर्फ बैंक में डिपॉजिट और पैसा निकालने से बैंक का फ़ायदा थोड़ी होना है। वो कहीं बैंक किसी को लोन देगी तो उसके एजब में उसको टाइम टू टाइम उसका वो मिलते रहेगा, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको सिंपली तरीके से सब क्वेश्चंस को रीड करना है और जितने भी ग्रीन कलर के लगे हुए हैं उनको याद रखना है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को याद रखना है और एक बार रीड करना है, आपको पूरे क्वेश्चंस आपके दिमाग पे रह जाएंगे, ठीक है। और 18वां क्वेश्चन है ए लोन अकाउंट विदाउट सिक्योरिटी इज नॉन एज ए लोन, ठीक है। ए लोन अमाउंट विदाउट सिक्योरिटी इज नॉन ए लोन। यदि कोई बैंक किसी को लोन देता है बिना सिक्योरिटी के तो वो क्या कहला सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, अनसिक्योर्ड, क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी चाहिए ना, कि यदि वो पर्सन उस पैड को पैसा नहीं पैड कर पा रहा है उस लोन को तो कैसे रिकवर करेगा। तो इसका राइट आंसर है ए, अनसिक्योर्ड। 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज द कलेक्टरल सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक की
कलेक्टरल सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड फॉर ए टेकन ए लोन, मतलब लोन लेने से पहले वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लेती है, प्रॉपर्टी के बारे में जान लेती है, ठीक है। पर्सनस के प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी कोई ज़मीन हो सकते हैं, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी व्हाट इज प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग ए लोन, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन ए करंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के अंदर जो होता है, चाहे आप पैसा जमा करें या पैसा निकालें, एटीएम से निकालें, बैंक से निकालें, इसमें कोई भी आपका चार्जेस नहीं कटता है, ना ही इसमें कोई लिमिट नहीं होती है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो बिजनेस करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है, और जैसे बैंक बीसी का एग्जाम दे रहे हो तो बैंक बीसी के अकॉर्डिंग आपका करंट अकाउंट खुलेगा, जिससे आप कितने भी बार लेन देन करें, जितने भी बार पैसा निकालें डालें, ठीक है, उससे आपका कोई लिमिट नहीं होगा, आपकी कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन अभी यही सेविंग अकाउंट के अंदर किया जाए तो सेविंग अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ लिमिट्स होती हैं, उसमें आपको 5 या 10 आपको ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे या डिपॉजिट्स मिलेंगे, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को। तो इसका होगा, इसका जो आंसर होगा बी, नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होता करंट अकाउंट के अंदर। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर ए करंट अकाउंट, ठीक है। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर ए करंट अकाउंट, आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर पैसा जो होता है स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, स्थिर नहीं रहता है, मतलब आज पैसा उसमें आया तो कल पैसा वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है, नो इंटरेस्ट। लेकिन वही सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता, तो वहाँ अकाउंट में पैसा आदमी पर्सन जो होता है वो जमा करके रखता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बचत खाता में, जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। कभी भी देख लीजिएगा आपके अंदर आपका 10,000 खाता में रहेगा तो उसका हर मंथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आते रहता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है ए कस्टमर हु हैज अवेलेबल लोन फ्रॉम ए अदर बैंक रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन, ठीक है। यदि कोई कस्टमर बैंक यहाँ बोल रहा है कि एक कस्टमर जो बोल रहा है कि यदि उसका कोई लोन है, ठीक है, किसी अदर बैंक में, ठीक है, और कहीं और ये रिक्वेस्ट डाल रहा है किसी बैंक के अंदर करंट अकाउंट के लिए, तो उसमें क्या एक्शन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओपन हिज अकाउंट आफ्टर ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर बैंक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका करंट अकाउंट ओपन होगा, लेकिन वहाँ से आप मतलब वो जिस बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट है वहाँ से दूसरा जो बैंक अकाउंट है उससे उसको एनओसी बनवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि वहाँ बैंक में उसका कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं है, नो ड्यूज़ है, तभी उसका यहाँ करंट अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। यदि वहाँ नो ड्यूज़ नहीं है उसका करंट अकाउंट में तो फिर उसका करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। 23वां क्वेश्चन है द लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेविंग बैंक अकाउंट इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने सेविंग अकाउंट के बारे में बताया था कि वहाँ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कितने लिमिट्स होती हैं ट्रांजेक्शन्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन बैंक में रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ विड्रॉल, मतलब पैसा निकालने में रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। डिपॉजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा निकालने में चाहे एटीएम से निकालें चाहे वहाँ से निकालें, ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSBDA, ठीक है, BSBDA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IBBF के एग्जाम के लिए। IBBF का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, BA PC किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, ये आपका IBBF का एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। तो CSC वाले जितने हो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। CSC के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप अपने एरिया में बैंक BC ओपन कर सकें, आप अपने एरिया में BF बन सकें, आप हर प्रकार के बैंक को आप ले सकें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप इस वीडियोस को पूरी तरीके से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है।
इसके बाद 25वां क्वेश्चन है द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन द BSBDA। तो BSBDA अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड कितना है। तो यहाँ देखिए नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। 26वां क्वेश्चन है ए अकाउंट होल्डर विल बी अलाउड ए मैक्सिमम ऑफ डैश विड्रॉल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ए BSBDA इन ए मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल। मतलब ये बोल रहा है कि भाई एक अकाउंट होल्डर का मैक्सिमम जो लिमिट है BSBDA अकाउंट के लिए एक मंथ में, चाहे वो ATM इंक्लूड हो, तो कितना आप वहाँ से मतलब विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो BSBDA अकाउंट के अंदर जो है आप 4 विड्रॉल कर सकते हैं पर मंथ, मतलब चार बार आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है व्हेन कैन ए बैंक चार्ज फॉर ए विड्रॉलिंग अमाउंट फ्रॉम ए BSBDA, ठीक है। अभी तो बताया मैंने आपको कि 4 बार आपको BSBDA के अंदर एक मंथ में आप निकाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई व्हेन कैन ए बैंक चार्जेस फॉर विड्रॉलिंग अमाउंट फ्रॉम ए BSBDA अकाउंट। तो आप BSBDA अकाउंट के अंदर आपको बताया था कि BSBDA अकाउंट के अंदर आप मंथ में सिर्फ 4 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं, और यदि 4 से ज़्यादा आप विड्रॉल करेंगे मंथ में तो उसका चार्जेस क्या होगा, वही पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आफ्टर 4 विड्रॉल इन ए मंथ, ठीक है। तो चार्ज जो कटने वाला है वो 4 विड्रॉल, मतलब 4 बार आप पैसा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं एक मंथ के अंदर, तो आपका चार्जेस कटेगा। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है आपका, 28वां क्वेश्चन है द मिनिमम पीरियड ऑफ रिच ए फिक्स डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इज, ठीक है। तो मिनिमम पीरियड फिक्स डिपॉजिट के लिए कितना होता है यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। द मिनिमम पीरियड फॉर रिच ए फिक्स डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7 डेज, ठीक है। 7 डेज इज द राइट आंसर सी, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिच ए फिक्स डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब फिक्स डिपॉजिट के लिए मैक्सिमम पीरियड कितना है, ठीक है। तो जो मिनिमम पीरियड था वो तो 7 डेज था, और जो मैक्सिमम पीरियड है वो 10 ईयर है, ठीक है। मतलब बी इज द राइट आंसर 10 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है आपके पास इफ द इंडिविजुअल बैंक इज रजिस्टर्ड विथ DICGC, ठीक है, each depositor of the bank is insured up to raise dash for a principal and interest held by him, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख रुपीज, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो 31वां क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू DICGC इज पेड बाई, ठीक है। मतलब जो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको DGCI में DICG में पैड करने के लिए आप किस थ्रू कैसे पैसा पैड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये द बैंक, तो इसका राइट आंसर होने वाला है द बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग 32वां क्वेश्चन की बात करते हैं स्विफ्ट स्टैंड फॉर, ठीक है। स्विफ्ट स्टैंड फॉर मतलब स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए स्विफ्ट कोड का बेसिकली यूज तब होता है दोस्तों जब हमको पैसा जो होता है फॉरेन से या फिर बाहर से मंगाना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया से हैं, तो इंडिया से यदि हम बाहर से पैसा मंगाएंगे किसी भी अदर कंट्री से, तो हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, ठीक। इसके बाद हमारा जो 33वां क्वेश्चन है RTGS स्टैंड फॉर, ठीक है। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि RTGS भी एक पेमेंट का मेथड है एक प्रकार का, जिसमें आप हाईली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक। इसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द RTGS, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द RTGS। मैंने बताया था कि जो RTGS एक पेमेंट मेथड है, इसके अंदर आप पेमेंट
पे कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो इसका मैक्सिमम अमाउंट आप कितने ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के अंदर, तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो आईबीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, सीएससी से रिलेटेड हैं, आईबीबीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, अपने गाँव के अंदर बैंक बीसी खोलना चाहते हैं किसी भी बैंक का, तो उनको आईबीबीएफ का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख के बहुत सारा चीज़ें आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आरटीजीएस के अंदर कोई भी लिमिट्स नहीं होगा, ठीक है। कोई भी लिमिट्स आपको आरटीजीएस के अंदर कोई भी लिमिट्स नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कि आपका जो 35वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू द आरटीजीएस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम तो आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस के अंदर, तो मिनिमम आप आरटीजीएस के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख से आप नीचे अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते आरटीजीएस के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद जो आपका 36वां क्वेश्चन है, एनईएफटी स्टैंड फॉर, ठीक है। मतलब एनईएफटी स्टैंड फॉर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। आपको पता होगा कि निफ्टी के थ्रू हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं, आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इज द राइट आंसर ए, ठीक है। ये आपका होगा, ठीक। ये भी एक पेमेंट का मेथड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका पेमेंट का मेथड है, ठीक। इससे भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग है, ठीक है। इससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फंड होता है थोड़ा सा लेट में पहुंचता है, करीबन आधा 1 घंटा आपको लग जाता है फंड पहुंचने में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 37वां क्वेश्चन के बारे में, आईएफसी स्टैंड फॉर, ठीक है। जो आईएफसी स्टैंड फॉर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी। दोस्तों जो आईएफसी कोड होता है वो हर बैंक का आईएफसी कोड होता है, ठीक है। जो ब्रांच कोड जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं या 4 डिजिट होते हैं, उसके आगे आपका बैंक का अपना एक कोड होता है, वही आपका आईएफसी कोड होता है। तो आपको पता होगा कि बैंक में पैसा सेंड करने के लिए यदि डिजिटली मोड में हम लोग बात करें तो आईएफसी कोड जरूरी होता है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करता है उस बैंक का एड्रेस को, उस बैंक का कोड होता है वो बैंक कहाँ से बिलोंग करता है, इसके लिए आईएफसी कोड आपको जरूरत पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं 38वां क्वेश्चन, इफ फंड रिसीव्ड अंडर द आरटीजीएस कैन नॉट बी क्रेडिट फॉर एनी रीजंस, द रिसीविंग बैंक हैज टू रिटर्न द मनी टू द रिमिटिंग बैंक विद इन द पीरियड्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि भैया यदि आप आरटीजीएस के थ्रू यदि पैसा आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपको पेमेंट नहीं मिला है तो बैंक उसको कितने टाइम में रिफंड कर देगा, ठीक है, कितने पीरियड में आपको बैंक रिफंड कर देगा, यानी किसी रीजन से कुछ हो रहा है तो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, 2 आवर्स के अंदर, ठीक है, 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। यदि आपके अंदर आरटीजीएस में नहीं पहुंचा है पैसा तो 2 घंटे के अंदर बैंक उसको रिफंड कर देगा, ठीक है। तो आंसर होगा डी, 2 आवर्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 39वां क्वेश्चन की, द आईएमपीएस ऑफर इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द फंड एंड द फैसिलिटी इज अवेलेबल। ये बोल रहा है कि भैया आईएमपीएस का जो फंड ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक है, फैसिलिटी है, वो दिन में कितने टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है 24 आवर्स ए डे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 24 आवर ए डे, ठीक है। जो आईएमपीएस होता है वो बहुत फास्ट मेथड है पेमेंट का, इंस्टेंट पेमेंट मेथड है, ठीक है। ये तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ चार्ज लगता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने ऑफ 1000 सेंड कर रहे हैं पैसा, उसके हिसाब पे इनकी जो बैंक की पॉलिसी होती है उस हिसाब से आपका चार्ज कटेगा। जैसे कभी कभी 25,000 के अंदर 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये चार्ज करता है आईएमपीएस के अंदर यदि आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसके कुछ नियम्स होते हैं, तो ये जो फैसिलिटी होती है आपको 24 आवर्स मिलेगी, ठीक है। तो यदि आप आईबीबीएफ का पेपर दे रहे हैं तो ये सब चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है आपके पास, एईपीएस इनेबल फंड ट्रांसफर विदाउट प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ। ये बोल रहा है भाई कि एपीएस इनेबल्ड फंड ट्रांसफर जो होता है वो विदाउट प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, मतलब आप किस चीज़ का डिटेल प्रोवाइड दिए बिना आप एपीएस को इनेबल कर सकते हैं, आप एपीएस का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होने वाला है ए, बैंक अकाउंट,
ठीक है। बैंक अकाउंट हम लोग जब एपीएस की सर्विस, जैसे हम लोग आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आप देखिएगा सिर्फ आधार कार्ड डलता है और मोबाइल नंबर डलता है और कस्टमर का फिंगरप्रिंट जैसे डलेगा और उसका अमाउंट विड्रॉल हो जाता है। तो इस सर्विस के लिए हमको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है विदाउट अकाउंट डिटेल्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बैंक अकाउंट डिटेल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आधार नंबर आपको देना है और आपको अपना केवाईसी करवाना है। जैसे अंगूठा टच करेंगे आपका अमाउंट कट जाएगा और वो बीसी के वॉलेट पे आ जाएगा। तो ठीक है, इस राइट आंसर इज ए। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है एपीबीएस स्टैंड फॉर, ठीक है। तो एपीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीबीएफ के लिए। जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है सब आईबीबीएफ के लिए क्वेश्चन से 40 से 50 क्वेश्चन तो यही आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप समझिए कि आईबीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, यदि आपने मेरे पूरी वीडियोस देख लिए तो आपके 90% से ऊपर ही आपके क्वेश्चन तो इसी से आने हैं सभी के सभी, ठीक है। इसी से पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप कोई क्वेश्चन भूल गए तो आपका 90, 80, 85 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर जो है आपका डी है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एपीबीएस स्टैंड फॉर का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 42वां क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट बी, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट बी, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 43वां क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ए सेविंग बैंक अकाउंट इज पेड, ठीक है। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हम कब, मतलब हम कब पेड करते हैं, ठीक है, बता रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज पेड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, एट हाफ ईयरली इंटरवल में, एट हाफ ईयरली इंटरवल मतलब 6 मंथ में, ठीक है, इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पास 44वां क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट अंडर डिमांड ड्राफ्ट इज पेएबल, ठीक है। द अमाउंट अंडर डिमांड ड्राफ्ट इज पेएबल, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, ऑन डिमांड, ठीक है। ऑन डिमांड इज द राइट आंसर, ए वाला, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं 45वां क्वेश्चन है, रिच इज नॉट ए फीचर्स ऑफ द रिकरेंस डिपॉजिट, इसमें से कौन सा जो है रिकरेंस डिपॉजिट का फीचर्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, टीडीएस इज द एग्जेम्प्टेड ऑन द इंटरेस्ट पेड इन द रिकरेंस डिपॉजिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, टीडीएस का। उसके बाद जो है 46वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑब्टेनिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि भाई केवाईसी डॉक्यूमेंट क्यों लिया जाता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने का पर्पज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, टू चेक अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट इसलिए लिया क्या जाता है कि भाई आपका जो आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना कर लें, कोई पैसा लेके ना भाग जाएं, बैंक का पैसा ना, मतलब एक प्रकार का गायब करके ना चला जाए, इसके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट लिया जाता है। क्योंकि केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसके आइडेंटिफिकेशंस होती है, उसके एड्रेस प्रूफ होती है और भी उसकी जितनी भी सिक्योर चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें ली जाती है और वो बैंक के पास वो डिटेल होती है, ताकि कोई भी आने वाले समय में यदि कुछ गड़बड़ होता है, पर्सन गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इसी के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, टू चेक द अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। फिर 47वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए होने वाला है, द रॉट मनी जनरेट बाय द इलीगल मीन्स थ्रू द बैंक, ठीक है। मतलब भैया बैंक के साथ आप गलत कर रहे हैं कोई चीज के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ए, लॉट मनी जनरेटेड बाय द इलीगल्स मीन्स, मतलब गलत काम से आप पैसा जनरेट कर रहे हैं थ्रू बैंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज ए। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन सबमिट ऑन द OBD on which the address in a different than current residence address the BC agent through, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है भैया कि जो BC का जो करंट एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर आप OBCD सबमिट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप देख सकते हैं बी, ऑब्टेन अनदर OBD, ठीक है, और डिमांड OBD विद द करंट रेसिडेंस एड्रेस, तो बी इज राइट आंसर। तो 48 का जो आंसर है वो आपका बी होगा, ठीक है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, इफ ए डिमांड OBD इज सबमिटेड हैज ए प्रूफ ऑफ द करंट एड्रेस, ठीक है, विद इन हाउ मेनी डेज
ए ओवीडी नीड टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 49वां क्वेश्चन का, वो होने वाला है बी, 3 मंथ के अंदर आप अपने जो ओवीडी है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जरूर, ठीक है। इसके बाद जो 50वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन ए पर्सन डू नॉट हैव ए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट रिच टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, ठीक है। मतलब आप यदि आप जो पर्सन जो होता है ऑफिशियली जो वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है तो आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जिसका राइट आंसर होने वाला है बी, ठीक है, स्मॉल अकाउंट ओपन होगा। तो राइट आंसर इज ए स्मॉल अकाउंट, ठीक है, बी ऑप्शन। यही सब क्वेश्चन आपके IBPF एग्जाम में आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, वीडियोस को बार बार रीड करके देखें, ठीक है। आपको इस चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस आपको क्वेश्चन दिमाग पे रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन की, 91वां क्वेश्चन की, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस दैट सम ऑन पे फॉर द टेम्परेरी यूज ऑफ अदर फंड, ठीक है। तो मतलब ये बताने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो व्हाट इज द प्राइस दैट सम वन पे फॉर द टेम्परेरी यूज ऑफ द अदर फंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ए पे आप टिक लगाएंगे इंटरेस्ट पे, ठीक है। जो टेम्परेरी फंड है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, किस प्राइस पे, इंटरेस्ट फॉर्म पे या फिर अदर फॉर्म पे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 52वां क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, वो है द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर इस टाइप ऑफ डिपॉजिट और लोन इन द स्पेसिफाइड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई मतलब ये हर प्रकार के डिपॉजिट या फिर लोन पे मतलब कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है या फिर स्पेसिफाइड होता है, तो किस वाइज होता है। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज वाइज होगा आपका जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होगा परसेंटेज वाइज होगा, जितना आपने लोन लिया हुआ है उसका और यदि आपने कोई डिपॉजिट कराया है उसका, ठीक है, तो वो परसेंटेज वाइज होगा आपका, ठीक है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद जो है यहाँ पर 53वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 53 क्वेश्चन है, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज द इंटरेस्ट विल बी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, वेरिएबल्स, याद रखिएगा वेरिएबल्स इसका राइट आंसर होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट का जो चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद जो 54वां क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, व्हेन इंटरेस्ट इज एड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑन दैट इंटरेस्ट इन द कैलकुलेटेड इज कॉल्ड ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट से, तो उसका इंटरेस्ट चार्ज किस हिसाब से कैलकुलेट होगा इसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरेस्ट चार्ज आप बनेगा, ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल रूल्स, ठीक है, दर ब्याज वगैरह वाला, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, कंपाउंडिंग, ठीक है, कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होगे आपने, तो वही चीज़ें हैं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है इसका, ठीक है। तो ए होगा, ए कंपाउंड, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, आपको सिंपली तरीके से इन क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है और रीड करके आपको अपने दिमाग पर रखना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली बैंक कॉस्टेड इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो नॉर्मल बैंक कॉटेक्स इंटरेस्ट पर, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जो इंटरेस्ट होगा उसका ईयरली वाइज होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ईयर्स। 56 क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑफ रेट विच विल नॉट चार्ज ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ लोन इज नॉन एज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 56 का, वो आपका होने वाला है ए, फिक्स्ड यहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। फ्लोटिंग भी नहीं होगा, फ्लैट भी नहीं होगा, फंड भी नहीं होगा, आपका जो इसका चार्ज होगा फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। फिर 57 क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट रिच विल बी,
चेंजिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लोन इज ए नॉन ए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका बी, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इज, ठीक है, मतलब इसका जो चार्ज का मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है इस पीरियड में इस लोन का, ठीक है, तो वो किस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है, और उसको हम किस नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, फ्लोटिंग, ठीक है। तो आपको फ्लोटिंग पे टिक लगा देना है, ठीक। इसके बाद आपका 58 क्वेश्चन है, इफ द रीपेमेंट इज फिक्स्ड, ठीक है, if the repayment is fixed on the basis of loan amount, interest rate and the tenures of loan is known as a, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ईएमआई, याद रखिएगा, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो हम लोग ईएमआई भरते हैं ना वही होने वाला है आपका इसका राइट आंसर, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिए, ए वाला जो होगा वो आपका फर्स्ट आंसर होगा, मतलब राइट आंसर होगा, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 98वां का, ए इज राइट आंसर। इसके बाद आपका 59वां क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द मनी बोरोड इज कॉल्ड, ठीक है। जो हम अमाउंट ऑफ मनी हम लोग जो लेते हैं बैंक से, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बैंक से हम जिसको पैसा लेते हैं उसको बैंक में क्या कहा जाता है, उसको लोन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अ मनी बोरोड इज कॉल्ड द, तो इसको क्या बोला जाता है, लोन। तो राइट आंसर इज बी, लोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग 60वां क्वेश्चन की बात करते हैं, रिच इंटरेस्ट टाइप वेल मोर कॉस्टली फॉर द बोरोवर्स, ठीक है। तो मतलब इसे बोल रहा है कि भाई कौन सा टाइप का इंटरेस्ट लिया जाएगा उससे, ठीक है, जो मोर कॉस्टली बोरो लिया हुआ है, मतलब जो ज़्यादा उधार लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट द वीकली इंटरवल, मतलब हर वीक में मतलब उसका एक चक्रवृद्धि ब्याज बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, तो 60 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 61वां क्वेश्चन हम पहुँच गए हैं, जो 61 क्वेश्चन है इसके ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था, यदि आप कोई बैंक से ईएमआई लेते हैं आपको पता होगा ईएमआई कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का फुल फॉर्म, तो राइट आंसर इज ए बी। इसके बाद हम लोग 62 क्वेश्चन देखते हैं, ए लोन अकाउंट विद द सिक्योरिटी इज नोन एज डेस लोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है, सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कि जो बैंक होता है, वो बैंक जो होता है, जो अपना जो अमाउंट होता है वो किस बेसिस पे देता है, ठीक है, तो वो अपने सिक्योरिटी बेसिस पे ही देगा भाई, ठीक है। तो 62वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए लोन अकाउंट विद सिक्योरिटी इज नोन एज द, ठीक है। तो भाई जो बैंक होती है जो लोन देती है वो किसी सिक्योरिटी बेसिस पे देती है पर्सन को, ठीक है। और लोन जो बैंक होती है वो लोन इसलिए भी देती है कि उस कस्टमर का जो पूरी प्रॉपर्टी हो उसके डिटेल हो, जिससे कि वो सिक्योर फाइंड कर सके, ठीक है। इसके लिए लोन लेती है और साथ में अपना उसके लिए कुछ सिक्योरिटी लेती है जिससे कि बैंक सिक्योर्ड रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिक्योर्ड, ए पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 63वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इफ ए हाउसिंग लोन इज ए सेनेटर्स फॉर द मीडियम टर्म विद इन हाउ मेनी ईयर्स इट नीड टू बी रैपिड, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होने वाला है बी, 3 to 5 ईयर्स, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 64 क्वेश्चंस का, इफ ए हाउस लोन इज ए सेंचर्ड फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म विद इन हाउ मेनी ईयर्स इट नीड टू बी रिपेड, ठीक है। रिपेड मतलब कितना ईयर के अंदर आप रिपेड कर सकते हो इसको, ठीक है, वेरी लॉन्ग टर्म पे है तो आप यहाँ पर देखिए जो हाउसिंग लोन है वो सेंशन हुआ है तो उसको आप कितने मतलब हाउ मेनी ईयर्स के अंदर आप इसको रीपेड कर सकते हो। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ 15 to 15 to 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें आपका मीडियम ऑफ पीरियड पूछा हुआ था कि कितने मीडियम ऑफ पीरियड में आप इसको रिपेड कर सकते हैं, तो बताया हुआ था 3 to 5 ईयर्स के अंदर इसका राइट आंसर होगा, मीडियम पीरियड के लिए वाला
और लॉन्ग पीरियड के लिए आपका ए वाला ऑप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, व्हेन ए हाउसिंग लोन इज टू बी ए सेंसर टू द बोरोवर विथ लो नेट वर्थ, व्हाट द प्रिकॉशंस टू टेकन बाय द बैंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, टेक गारंटी, बैंक को गारंटी चाहिए, ठीक है, गारंटी पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज सी। इसके बाद 66वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए एजुकेशनल लोन अप टू द 4 lakhs, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए नील, ठीक है, आपको नील पे याद रखना है, राइट आंसर इज नील, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 67 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरेटोरियम पीरियड्स अलाउड इन द एजुकेशनल लोन, ठीक है। जो एजुकेशनल लोन के लिए जो भी पीरियड्स तैयार की जाती है वो क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, ठीक है। मतलब भाई आपको बैंक से लोन ले रहे हैं एजुकेशनल लोन के लिए, बैंक से पढ़ाई के लिए, ठीक है, लोन ले रहे हैं, तो आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप अपने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कितने ईयर के बाद आप लोन को चुका सकते हैं। तो देखिए कोर्स पीरियड, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके 1 ईयर्स के बाद आपको पेड करना पड़ेगा, आप एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो, ठीक है। तो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर्स इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद 66वां क्वेश्चन है यहाँ पर 68 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड ए परमिसिबल इन ए एजुकेशनल लोन, ठीक है। मतलब एजुकेशनल लोन के लिए जो एजुकेशन लोन लेने का जो प्रोसेस है, मतलब जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसको हम कितने सालों तक हम उसको पेड कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं एजुकेशनल लोन को। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, 15 ईयर या 15 ईयर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद जो 69 क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन टर्म परमिटेड इन ए हाउस लोन, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना है आपके हाउस लोन का, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड आप कितने मैक्सिमम पीरियड के अंदर आपको हाउस लोन का आपको जो इंटरेस्ट आपको पेड करना पड़ेगा, या फिर जितना लोन लिए हैं आप उसको कितने हाई पीरियड में आपको पेड करना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, 20 ईयर, 20 ईयर, राइट आंसर इज डी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 70 क्वेश्चन है, रिच काइंड ऑफ रीपेमेंट इज अलाउटेड इन ए हाउसिंग लोन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना मतलब आप रीपेमेंट कर सकते हैं हाउसिंग लोन के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है EMI एंड स्टेप ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोनों होगा, EMI भी होगा, स्टेप ऑफ रीपेमेंट। तो इसका राइट आंसर होने वाला बोथ A एंड B, ठीक है, राइट आंसर होगा। आप इंस्टॉलमेंट EMI के थ्रू भी भर सकते हैं या फिर स्टेप ऑफ रीपेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 71वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट स्कीमा आर द अवेलेबल अंडर द मुद्रा योजना के अंदर, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हाउ मेनी प्रोडक्ट इसके स्कीमा आर अवेलेबल, मतलब मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर कितने प्रोडक्ट है स्कीमा अवेलेबल हैं अभी तक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 3 स्कीमा अवेलेबल है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 72 क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोन दैट कैन बी सेंशन्ड अंडर द किशोर स्कीमा ऑफ द मुद्रा योजना PMMY, ठीक है। मतलब जो किशोर स्कीमा है जो कि एक प्रकार का प्रोडक्ट है किसका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। किशोर स्कीमा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का स्कीमा है, उसके अंदर कितना लोन सेंशन कर सकते हैं आप किशोर योजना के अंदर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है बी, एबव टू 50,000 से 5 लाख रुपए तक, ठीक है। मतलब 50,000 से 5 लाख रुपए तक आप सेंशन कर सकते हैं। ये आपका जो किशोर स्कीमा का जो प्रोडक्ट है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं लोन, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। फिर जो आपका 73 क्वेश्चन है, अंडर द एजुकेशन लोन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंशन्ड, मतलब एजुकेशनल लोन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना सेंशन हो सकता है, ठीक है, अंडर द एजुकेशनल लोन, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंशर्ड, एजुकेशन लोन के लिए कितने लोन जो है सेंशन हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, रेस 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ तक एजुकेशनल लोन सेंशन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और जो IBPF के एग्ज़ाम दे रहे हैं
उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फ्री के अपने IBPP एग्ज़ाम को अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, जो वीडियो मैं आप बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो में इसी वीडियो से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, रिपीट करके देखें। ठीक है, और 74वां क्वेश्चन है द चार्जेस ऑन द हाउस फाइनेंस्ड बाय द बैंक इज। ठीक है, तो मतलब बैंक का जो चार्ज होता है हाउस के लिए, ठीक है, तो फाइनेंशियल चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर बता रहा है जिसका जो राइट आंसर होगा मोर्टगेजेस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मोर्टगेजेस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो 75वां क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज द लोन दैट कैन बी सेंसर्ड अंडर द तरुण स्कीमा ऑफ द मुद्रा योजना PMMY। ठीक है, मतलब जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो स्कीमा है तरुण स्कीमा, तो उसके अंदर आप कितना लोन सेंशन हो सकता है ये बता रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होना है अबव 5 लाख रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ तक। ठीक है, मतलब इसके अंदर आप जो तरुण स्कीमा है जो कि पार्ट है किसका, मुद्रा योजना का, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, इसके अंदर आप जो है 5 लाख से 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। 76 क्वेश्चन है व्हाट इज द कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर द लोन अंडर द मुद्रा योजना स्कीमा। मतलब ये बोल रहा है भाई कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना के अंदर यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसका कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है उस लोन के लिए। ठीक है, तो जो मुद्रा योजना, तो इसका जो राइट आंसर होगा मुद्रा योजना लोन आर कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, फ्री लोन है, आपको इसमें कोई भी सिक्योरिटी पर्सन को जमा नहीं करवानी है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, मुद्रा योजना लोन आर द कोलेट्रल फ्री लोन्स। ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट के थ्रू ये योजना है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री है, इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपको वहाँ बैंक के अंदर नहीं देनी है। ठीक है, और 77 क्वेश्चन है रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 स्कीमा ऑफ द मुद्रा योजना स्कीमा। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें से कौन सा स्कीमा ऐसा है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस स्कीमा के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखो शिशु योजना भी आपका मुद्रा योजना के अंदर आती है, तरुण योजना भी आती है, किशोर योजना भी आती है। तरुण योजना अभी मैंने आपको बताया जो कि PMMY के अंदर आता है, किशोर योजना भी आपका PMYY के अंदर आता है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किशोर वाला भी और ये भी दोनों। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये दोनों आते हैं, और आपका शिशु योजना भी आता है। तो कौन सी योजना नहीं आता है, युवा योजना जो होती है वो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर नहीं आती है, PMMY के अंदर नहीं आती है। ठीक है, युवा योजना याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। फिर उसके बाद 78 क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड एजेंसी लिमिट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा इसका। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक, इस चीज को याद रखिए हमेशा। ठीक, 78 क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड एजेंसी लिमिट। ठीक है, तो आंसर इज ए। इसके बाद हम 79 क्वेश्चंस पे बात करते हैं। रिच ऑफ द फॉलोइंग वेल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिटेन लोन सेगमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवरड्राफ्ट सी। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब चीज़ें दिमाग पे रखिए अपने। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर क्वेश्चंस पे टिक लगा सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ कैलकुलेट करेंगे, कोई चीज़ को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ आपको सिर्फ टिक लगाते जाना है क्वेश्चन, आपको IBPP का बस एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। इसके बाद जो आपका 80 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इन एजुकेशनल लोन एबव रिच अमाउंट द ऑब्लिगेशनल ऑफ पेरेंट। ठीक है, एंड द कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ द सुटेबल वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, एबव 7.15 लाख। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको 7.5 लाख रुपये से ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, इसके बाद आपका 81 क्वेश्चन है, 81वां नंबर है यहाँ पर। द बैंक वेल द सैंक्शन एजुकेशनल लोन बोथ इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स ओनली व्हेन द लोन अमाउंट इज
ठीक है। मतलब भाई बैंक जो होता है वो सेंक्शन करता है एजुकेशनल लोन बोथ, आपके नेम से भी आपके पेरेंट के नेम से भी। तो कितना अमाउंट लोन, मतलब कितना अमाउंट जो है लोन आपको दे सकता है, ठीक है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है बी, एबव 7.15 लाख, मतलब 7.50 लाख, ठीक है। मतलब आपको 7.5 लाख रुपीस आपको लोन दे सकता है इसमें, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद 82 क्वेश्चन है यहाँ पास, लोन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए रिच पर्पज, ठीक है। लोन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए रिच पर्पज, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, प्रोडक्टिव पर्पज, ठीक है। राइट आंसर होगा ए, प्रोडक्टिव पर्पज, ठीक है। इसके बाद आपका 83 क्वेश्चन है, कैन ए लोन बी सैंक्शनड इफ द अर्निंग फ्रॉम ए नॉन प्रोडक्टिव पर्पज आर हायर देन द प्रोडक्टिव पर्पज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब भैया लोन किस एंगल से आपको सैंक्शन हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए या फिर आपका जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर। बैंक के द्वारा जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही बैंक जो होगी पर्सन को लोन देगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोडक्टिव पर्पस। फिर 84वां क्वेश्चन है आपके पास, कैन ए लोन बी ए सैंक्शनड इफ ए अर्निंग फ्रॉम ए नॉन प्रोडक्टिव पर्पस आर हायर देन द प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, नो इन द नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। नो इन द नेशनल इंटरेस्ट पे आपको टिक लगाना है इस वाले क्वेश्चन पे। 84वां वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, नो इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट वाला पे टिक लगा देना है आपको। फिर 85वां क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डिवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, ठीक है। मतलब रिस्क का डिवर्सिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लोन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखें, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो आपका 86 क्वेश्चन है, रिच इज नॉट ए कंसाइडर्ड हैज ए सिक्योरिटी फॉर ए सैंक्शनल लोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, इंटीग्रिटी ऑफ द बोरोअर, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द बोरोअर पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो आपका 87 क्वेश्चन है, इन केसीसी स्केल ऑफ ए फाइनेंस फॉर द क्रॉप इज ए डिसाइडेड बाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 87वां का, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा 87 का, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, बी इज राइट आंसर। इसके बाद जो 88 क्वेश्चन है उसका देख सकते हैं यहाँ पर, द फ्लेक्सी केसीसी इज एप्लीकेबल टू, ठीक है। तो जो केसीसी जो होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फ्लेक्सी जो केसीसी होता है किसके लिए अवेलेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, मार्जिनल फार्मर्स के लिए। जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल केसीसी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। फिर आपका है 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीएल। एमडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एमडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एमडीएल का जो फुल फॉर्म होगा, ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमल ड्रोवल लिमिट, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमल ड्रोवल लिमिट, ठीक है। इसके बाद जो 90 क्वेश्चन है आपका, 90 क्वेश्चन है, रिच इज नॉट कंसाइडर वाइलिंग द कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट अंडर द केसीसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ए होने वाला है, एक्सक्लूसिव ऑफ द शॉर्ट टर्म फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म लोन लिमिट अराइव फॉर ए 5 years टर्म, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। तो दोस्तों आपको एक बार इन सब क्वेश्चंस को रीड करते जाना है और बार बार आप वीडियोस को देखें। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देख के क्वेश्चंस को अपने दिमाग पे रखें, ठीक है। और आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप पूरे जो आईबीपी के जितने क्वेश्चन हैं आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए जो 91 क्वेश्चन है हमारा, 91 क्वेश्चन है, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जो हु कैन नॉट बी फाइनेंस्ड अंडर द केसीसी, ठीक है, मतलब कौन जो है फाइनेंस, मतलब केसीसी के फाइनेंस से के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, केसीसी के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसका राइट आंसर होने वाला है डी, नॉन कल्टीवेटर ऑफ लैंड, ठीक है, नॉन कल्टीवेटर ऑफ लैंड जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला है 91 का, ठीक है, 91 क्वेश्चन का। इसके बाद आपका जो 92 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द अमाउंट दैट कैन बी सैंक्शन फॉर ए पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंज्यूप्शन नीड, ठीक है। तो मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट एंड हाउस होल्डिंग कंज्यूप्शन के लिए कितना लोन सैंक्शन हो सकता है वो बताया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, 10% ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन नीड, मतलब जो खेती किसानी के लिए जो यूज़ होता है वो 10% आपका सैंक्शन हो सकता है लोन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो इज राइट आंसर ऑफ बी। इसके बाद 93 क्वेश्चन है वाइल गिविंग केसीसी लोन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम इज, ठीक है, वाइल गिविंग केसीसी लोन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम इज, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, ऑल्सो फाइनेंस्ड, ऑल्सो फाइनेंस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 93 का। इसके बाद यहाँ पर 94 क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन ए बोरोवर विड्रॉल मनी फ्रॉम ए केसीसी अमाउंट, ठीक है, मतलब जो भी लोन लिया हुआ है वो केसीसी अमाउंट को कैसे विड्रॉल कर सकता है। तो इसका आंसर है थ्रू पीओएस एट ए इनपुट डीलर्स, बी है एट एटीएम्स, सी है एट द बीसीसी एजेंट, ऑल ऑफ द अबव, मतलब किसी से भी पैसा जो है वो निकाल सकता है किसी भी मेथड से वो, ठीक है, जो भी केसीसी पर्सन रहेगा वो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो 95 क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पीरियड फॉर ए रीच ए केसीसी लोन इन द सैंक्शन, ठीक है, मतलब केसीसी लोन को सैंक्शन होने के लिए कितना पीरियड लगता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए 1 ईयर्स, ए होगा 1 ईयर, बी होगा 3 ईयर्स और सी होगा 5 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स, तो सी इज अ राइट आंसर। 96 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है आपका केसीसी डॉक्यूमेंट हैव टू बी ऑब्टेन फॉर ए द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो जो आपका केसीसी अमाउंट है, जो केसीसी डॉक्यूमेंट हैव टू बी ऑब्टेन फॉर ए वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, जो कि हम MPL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 97 क्वेश्चन है बैंक कैटेगरीज ए केसीसी अमाउंट हैज NPA व्हेन द रीपेमेंट इज नॉट डन ऑन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है वो डी, एक्सपायरी डेट ऑफ रिवेलेंट क्रॉप सेशन पीरियड गिविंग फॉर ए एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, ठीक है, इज द राइट आंसर होगा डी। इसके बाद 98 क्वेश्चन है व्हेन केसीसी इज ए सैंक्शन क्रॉप इंश्योरेंस इज, मतलब केसीसी सैंक्शन के लिए आपको क्रॉप इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ठीक है, आपको क्रॉप इंश्योरेंस कराना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, मैंडेटरी, ठीक है। इसके बाद 99 क्वेश्चन है रिच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस आर नॉट ऑप्शनल फॉर ए केसीसी होल्डर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, एसेट इंश्योरेंस, ठीक है, एसेट इंश्योरेंस इज अ राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद आपका जो 100वां क्वेश्चन है वो है कैन ए फार्मर गेट ए लोन फ्रॉम ए बैंक इफ इज स्टॉक हर ए प्रोड्यूस इन ए वेयर हाउस एंड द प्रोड्यूस वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, सर्च लोन कैन बी सैंक्शन एंड द अमाउंट कैन बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ क्रॉप लोन, ठीक है, इज द राइट आंसर। दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस जितने बार बार रिपीट करके आप देखेंगे उतने ही आपकी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इसी टाइप का हम वीडियो लेके आने वाले हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, आधार कार्ड से रिलेटेड, IBBF से रिलेटेड, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं 101 क्वेश्चन पे, जो
101 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, रिच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ए लोन बिकमिंग ए एनपीए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो 101 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, हम लोग 102 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। 102, ठीक है, तो रिच ऑफ दिस एसेट इज नॉट एनपीए। ठीक है, मतलब रिच ऑफ दिस एसेट इज नॉट ए एनपीए। कौन सा एसेट एनपीए नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए, स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, स्टैंडर्ड एसेट। फिर हम लोग फिर बात करते हैं 103 क्वेश्चंस के बारे में। एन एसेट इज कॉल्ड डॉबटफुल इफ ए रिमेनिंग इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर मंथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, 12 मंथ। ठीक है, आपको 12 मंथ के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। फिर आपका 104 क्वेश्चन है, इन ए लोन इफ द रीपेमेंट इन ए फिक्स्ड हैज ईएमआई इट बिकम ए एनपीए इफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग ओवर ड्यूज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन डेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 180 डेज, तो डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, 105 क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं। इन एग्रीकल्चर सेगमेंट ए शॉर्ट ड्यूरेनिंग क्रॉप लोन्स बिकम ए एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट रिमेनिंग ओवर ड्यूज फॉर ए क्रॉप सेशन। ठीक है, तो क्रॉप सेशन का यहाँ ड्यूरेशन पूछ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 105 क्वेश्चंस का। इसके बाद आपका 106वां क्वेश्चन है, इन एग्रीकल्चर सेगमेंट ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन बिकम एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिमेनिंग ओवर ड्यूज फॉर ए क्रॉप सेशन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था वो सेगमेंट वाला क्वेश्चन था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके पास 1 होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं 107 क्वेश्चन की। ठीक है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी मेजर। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जो नॉट फॉलोइंग इज नॉट रिकवरी मेजर। ठीक है, इसमें से कौन सा रिकवरी मेजर रिक्वायर्ड नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, सेमिंग द बोरोवर्स इन द पब्लिक। ठीक है, राइट आंसर इज ए डी, सेमिंग द बोरोवर्स इन द पब्लिक। इसके बाद बात करते हैं हम 108 क्वेश्चंस की। द लोन्स एंड एडवांस गिवन बाय द बैंक आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, एसेट्स। तो 108 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है बी, एसेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम 109 क्वेश्चंस की। रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेट कैटेगरी ऑफ द बैंक। ठीक है, तो मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसेट कैटेगरी के रेंज में नहीं आता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, सेमी स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, सेमी स्टैंडर्ड एसेट जो होता है वो नहीं आता एसेट कैटेगरी में। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। 110वां क्वेश्चन है यहाँ पास, इनटू हाउ मेनी कैटेगरी विल ए बैंक कैटेगराइज देयर एसेट्स। मतलब बैंक जो होता है एसेट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है A1, B2, C3 और D4। तो इसका राइट आंसर है D4। तो D4 पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम 111वां क्वेश्चन है, इफ़ ए लोन रिमेन इन ए NPS फॉर ए लॉन्गर टाइम इट मे बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, इरिकवरेबल। ठीक है, इरिकवरेबल इसका राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। इसके बाद जो 112वां क्वेश्चन है, टू बी थ्रेडेड हैज अ स्ट्रॉन्ग बैंक मोस्ट ऑफ इट एसेट शुड बी इन रिच कैटेगरी। ठीक है, तो यदि आपका स्ट्रॉन्ग बैंक है तो मोस्ट ऑफ जो एसेट्स होता है वो किस कैटेगरी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पास ए, स्टैंडर्ड एसेट के अंदर आएगा। तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 113वां क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड एसेट ऑफ ए बैंक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो
स्टैंडर्ड एसेट बैंक का नहीं है। कौन सा ऐसा फीचर जो स्टैंडर्ड एसेट बैंक का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, इट विल रिड्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ठीक है, इट विल रिड्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए 114वां क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ग्रीवेंस ऑफ ए स्मॉल कस्टमर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉमन ग्रीवेंस स्मॉल कस्टमर्स के लिए है? तो देखिए डिफिकल्टी, ए जो है डिफिकल्टी इन अकाउंट ओपनिंग, फिर बी है डिले इन अपडेटिंग पासबुक, और डी है, सी है स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द एबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के 114 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद 115वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द गाइडलाइन ऑफ द मॉडल पॉलिसी ऑफ द ग्रीवेंस रेडिसल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फेयरनेस इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर कोटेस इन द डीलिंग। ठीक है, और सी है टाइमली रिजोल्यूशन, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव पे आपको क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर 116वां क्वेश्चन है, रीजन फॉर ए कंप्लेंट फॉर ए कस्टमर आर। ठीक है, तो मतलब एक कस्टमर का जो कंप्लेंट करने का रीजन क्या हो सकता है इसके अंदर? तो ए है द एटीट्यूडिनल एक्सपेक्ट ऑफ द स्टाफ, बी है द इनडिक्यूरेट सर्विसेज, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नॉन। तो ये बी हो, सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। कुछ भी हो सकता है, स्टाफ का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो भी हो सकता है। कुछ खराब सर्विसेज हैं जो काफ़ी डिले हो रही है, टाइम लगा रहे हैं स्टाफ वाले, बैंक वाले, तो भी उसके लिए कंप्लेन कर सकता है कस्टमर। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 117वां क्वेश्चन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रिजोल्यूशन फॉर ए कंप्लेन। ठीक है, मतलब इस कंप्लेंट को डील करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर ब्रांच मैनेजर, क्योंकि बैंक का जो हेड होगा वो ब्रांच मैनेजर होगा, सर्विस मैनेजर नहीं होगा, कियोस्क ऑपरेटर नहीं है, कियोस्क ऑपरेटर भी नहीं होगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करने के लिए वो होगा आपका ब्रांच मैनेजर। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, ब्रांच मैनेजर। इसके बाद आपका 118वां क्वेश्चन है, व्हेन इज द कस्टमर डे ऑब्जर्व्ड एट ए ब्रांचेस ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, मंथली ऑन द 15th। ठीक है, मंथली ऑफ द 15th इज द राइट आंसर होगा। फिर 119वां क्वेश्चन है, कस्टमर कंप्लेंट नीड टू बी रिजॉल्व बाई ब्रांच मैनेजर विद इन हाउ मेनी डेज। मतलब कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो ब्रांच मैनेजर जो होता है वो कितने दिन में उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है? तो विद इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विद इन 7 डेज। मतलब जो भी कस्टमर जो भी कंप्लेन करता है उसके प्रॉब्लम का जो रिसॉल्व होगा वो मैनेजर 7 दिन के अंदर सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो विद इन 7 डेज, राइट आंसर इज सी। इफ ए कस्टमर इज नॉट सर्टिफाइड with the complaint resolutions of the bank, which of the following organization may be approached। मतलब जो कस्टमर होता है यदि उसने कंप्लेन किया हुआ है और उस कंप्लेन से सेटिस्फाई नहीं है, बैंक मैनेजर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ पर अपना इस कंप्लेन को पास कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं, हायर ऑफिसर ऑफ द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंकिंग ombudsman, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नहीं, तो इसमें जो होगा वो बैंकिंग ombudsman को भी वो कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, बैंकिंग ombudsman। ठीक है, राइट आंसर होगा। इसके बाद 121वां क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले ऑन द बैंकिंग ombudsman बोर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, कियोस्क ऑपरेटर नेम। ठीक है, कियोस्क ऑपरेटर नेम इज राइट आंसर होगा 121वां क्वेश्चन का। फिर बात करते हैं 122वां क्वेश्चन का, what is the timeline the stipulated by the minister of the finance or the redress complaint forward by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 21 दिन के अंदर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी, 21 डेज। फिर 123वां क्वेश्चन है,
इन रिच ईयर ऑफ द बैंकिंग अबूट्समेंट स्कीमा केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जो बैंकिंग अबूट्समेंट स्कीमा है कब इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2006 में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 2006। जो बैंकिंग अबूट्समेंट की जो स्कीमा आई थी वो 2006 में आई थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर 124वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द बैंकिंग अबूट्समेंट, ठीक है। तो बैंकिंग अबूट्समेंट का टर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स पे टिक लगाना है, सी इज द राइट आंसर। 125वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लाइन टू द इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द बैंकिंग अबूट्समेंट, ठीक है। तो मतलब जो बैंकिंग अबूट्समेंट्स के द्वारा जो है टाइमलाइन कितना दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा 16 डेज, ठीक है। 60 डे मतलब 60 दिन, ठीक है। 60 दिन के अंदर आपका होना चाहिए रिजॉल्व, तो ये डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद 26वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द बैंकिंग अबूट्समेंट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नॉट एक्सेडिंग 10 लाख, ठीक है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट एक्सेडिंग 10 लाख रुपीज़, तो बी इज अ राइट आंसर। 127वां क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी डेज बैंक शुड रिजॉल्व द कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज बैंक शुड बी रिजॉल्व द कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ये जो आपका जो कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो जाएगा कितने दिन में, 7 दिन में। तो सी इज राइट आंसर 7 डेज, ठीक है, राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 128वां क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई आरबीआई का रोल क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोल, बी है बैंक सुपरविजन, और सी है कंट्रोल ऑफ बीसी, ठीक है, और डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा कंट्रोल द बीसी, ठीक है, बी एंड सी दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। फिर 129वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR, तो CRR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं वो आपके IBBF के लिए बहुत एग्जाम क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपका 40 से 45 50 क्वेश्चन तो आपका फुल फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इन सब क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करके देखना है और पढ़ना है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कैश रिजर्व रेशियो, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर 130वां क्वेश्चन है रिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो इसमें से कौन सा ऐसा है कैटेगरी है जो कमर्शियल बैंक के अंदर नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए NBFCS, ठीक है। NBFCS जो होगा वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो राइट आंसर इज ए। फिर 131वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका 132वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर PMJJBY एंड PMSBY, ठीक है, इंश्योरेंस। व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर PMJJY और PMSBY इंश्योरेंस, तो इसमें बोल रहा है कि भैया ये दोनों अकाउंट के लिए, इस योजना के लिए, इंश्योरेंस के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है, ठीक है। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर ऑल द अबव। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका, यदि आपका बैंक अकाउंट खुला है तो ऑलरेडी पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका अटैच होगा, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को टिक नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आज के डेट में अकाउंट जो होगा बैंक अकाउंट ओपन आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ ये इंश्योरेंस अकाउंट होते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए PMJJBY का, प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना होता है इसका फुल फॉर्म PMJJBY का, और PMSBY का होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, याद रखना इस चीज को, दोनों को। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। 133वां क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI। ठीक है, तो IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो डी इज द राइट आंसर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो इंश्योरेंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनको यही रेगुलेट करती हैं। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट आएगा, चाहे रैप का आए चाहे VLEINS का आए, वो आपको IRDAI द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो डी इज राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, इसके बाद 134वां क्वेश्चन है IRDAI इज द रेगुलेटर ऑफ रिच सेक्टर। ठीक है, मतलब IRDAI किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, किस सेक्टर के लिए रूल रेगुलेशंस बनाता है? एजुकेशनल के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी नहीं, इंश्योरेंस के लिए बनाता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। यहां पर 125वां क्वेश्चन है हमारे पास, NPS इज रिलेटेड टू रिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो NPS का रिलेशन किससे है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि NPS का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल पेंशन स्कीमा होता है। तो कभी भी NPS का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीमा होगा। तो NPS का जो रिलेशन है वो किससे है? तो NPS का रिलेशन किससे है? पेंशन से है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेंशन आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इज राइट आंसर इज बी, पेंशन। और यहाँ पर देखो 36वां क्वेश्चन है, रिच इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कोऑपरेटिव बैंक की एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, लैंड मनी टू द पब्लिक। तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, लैंड मनी टू द पब्लिक, सी इज राइट आंसर। फिर 37वां क्वेश्चन है आपके पास, वो 37वां क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग एंड इफेक्टिव इफिशियंट पेमेंट एंड द सेटलमेंट इन इंडिया। मतलब ऐसा कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है इफिशियंट पेमेंट के लिए और सेटलमेंट के लिए इंडिया के अंतर्गत? तो ऑब्वियसली RBI है। RBI जो होती है सभी बैंक, सभी प्रकार के रूल रेगुलेशंस बनाती है, जैसे कि भीम UPI हो गया, इन सब पे रेगुलेशन चलता है। PayTM हो गया, ये सब के ऊपर RBI का कंट्रोल होता है। RBI के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, यदि ये टर्म एंड कंडीशंस को मानेंगे तभी इनको इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, और अपने ऐप्स वगैरह जो भी चलाते हैं उनको आप चला सकते हैं, पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ऐप्स हैं। ठीक है, तो RBI इज अ इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो ए इज अ राइट आंसर। 138वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ए बैंक टू द प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस इन द अनबैंक्ड एरिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, सी इज राइट आंसर, लास्ट माइल डिलीवरी। 139वां क्वेश्चन है, रिच फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रूव दैट दे कैन रीच द बॉटम ऑफ द पैरामिड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज अ राइट आंसर, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, एक 140वां क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द एडवांटेज फॉर ए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बाय रीचिंग द फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड विद द एप्रोप्रिएट बिजनेस मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी आंसर होगा, कैन गेट हग टैक्स रिबेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो रिबेट देती है उससे। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। फिर 41वां क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइड अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, सस्टेनेबल लिवलीहुड्स। ठीक है, राइट आंसर इज सी, तो सी पे आप टिक कर देंगे। 141वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आता है 142वां क्वेश्चन, when the borrower income group
आर नॉट हैविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट कैन लेंड टू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर ही आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। 143वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर इशू इन द एक्सपेंडिंग आउटरीच ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मेजर इशू कौन सा आता है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है बी, अनवीवेल एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। 144वां क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द लो इनकम पीपल्स टू अवेलेबल द फाइनेंशियल सर्विस एट द ब्रिक्स एंड द मोटर ब्रांच ऑफ ए बैंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगा, और बी होगा फॉर गोइंग देयर द अर्निंग ड्यूरिंग द दे विजिट द ब्रांचेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी बोथ। तो सी इज अ राइट आंसर। 145वां क्वेश्चन है रिच इज नॉट ए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है? केवाईसी जो टेक्निकल है, ठीक है, केवाईसी आपका टेक्निकल है, और आपका बी भी एपीएस जो है वो भी टेक्निकल है, ठीक है। बी सी जो है वो टेक्निकल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। BSBDA एक टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सी इज राइट आंसर। इसके बाद आता है 146वां क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। 147वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT, निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म NEFT, निफ्ट का फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी वाला ऑप्शन है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपको याद रखना है, अभी जितने फुल फॉर्म बताए वो सब के सब आपके IBPF के एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो 48वां क्वेश्चन है, 148वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTS, CTS का फुल फॉर्म क्या है? तो CTS का फुल फॉर्म है यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, चेक ट्यूनकेशन सिस्टम, ठीक है, ट्यूनकेशन सिस्टम। तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 149वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSG, SSG का फुल फॉर्म क्या है? तो SSG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है SS ग्रुप का, SS का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर 150वां क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज द ग्रुप कॉर्पस ऑफ ए SHG, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो SH ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसके जो कॉर्पोरेट ग्रुप कितने सारे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेविंग ऑफ SSG मेंबर्स एंड द इंटरनल लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑन द मेंबर्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है, SSG ग्रुप के अंदर हम जो मेंबर्स होते हैं वो अपना जो पैसा होता है वहाँ कलेक्ट करते हैं, और उनमें से कोई पर्सन यदि चाहे तो वो लोन ले सकता है, ठीक है, और उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट में उसे लोन को पटाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और भी 150 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अभी IBPF की एक पार्ट और बनेंगी जिसमें कि मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी से पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके IBPF एग्जाम में। और आप 100 में आप 80 तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है दिमाग पे अचानक नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चंस इसी से आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।